नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे मैं ज़रा बात कर लूं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जानना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है माइंड में कि कौन सी कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल है, यूनिटरी है, कैसा है। तो इसी बारे में हम लोग चर्चा करने आए हैं और जानेंगे कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, इसमें किस टाइप के, कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस रहेंगे। तो डेफिनेशन को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं। तो अगर मैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करूं, तो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क सिर्फ इतना है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस एक जगह कोडिफाइड रहते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि इंडिया की, तो इंडिया में जितने भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, सब कुछ रिटन तो है ही, साथ के साथ में कोडिफाइड भी है। अगर आपसे कोई कहे कि चलो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे दो, आप एक बुक पकड़ा देंगे और उस बुक के बाद में आपसे पूछा जाए कि अच्छा इसमें बताओ फंडामेंटल राइट्स कहाँ हैं, तो आप उसको चैप्टर नंबर 2 दिखा देंगे। तो ये आपको कोडिफाई कर दिया है। फंडामेंटल राइट्स एक तरफ, सिटीजनशिप एक तरफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी एक तरफ। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं। वहीं अगर अनरिटन की बात की जाए, तो अनरिटन कुछ अलग नहीं है, उसमें भी रिटन रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके लॉज लिखे नहीं गए हैं, बोल के पीढ़ियों दर पीढ़ियों पहुंचाए जाते हैं। उसका मतलब भी है कि लॉज जो हैं वो लिखे हुए हैं, लेकिन कोडिफाइड नहीं है। जैसे हम लोग बात करें यूके में पावर्स ऑफ क्वीन आपसे कोई पूछ दे, तो आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं बता सकते, 2-3 किताबें आपको छांट के वहां पे देनी पड़ेंगी कि पावर्स ऑफ क्वीन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह नहीं है, ओवर द टाइम ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, इसीलिए इसे इवॉल्व भी कहते हैं और रिटन को इनेक्टेड भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो फीचर है वो ये है कि लॉज लिखे रहेंगे, लिखे रहने के साथ साथ आपके कोडिफाइड भी रहेंगे। अनरिटन में लिखे तो रहेंगे लेकिन एक जगह कोडिफाइड नहीं है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, मतलब कि कोडिफाइड भी है लिखने के साथ साथ। न्यूजीलैंड और यूके आपके जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इनके एग्जाम्पल है। इवॉल्व कहने का मतलब ये हुआ कि ओवर द टाइम इवॉल्व होते हैं, ये इनेक्टेड है। अच्छा, इवॉल्व और इनेक्टेड अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप बन के भी उभर के आते हैं। जैसे अगर मैं इनेक्टेड की बात करूं, तो इनेक्टेड का मतलब ये हुआ कि एक ही बार में ये फोर्स में आ गए। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में रखें, तो उसका मतलब ये है कि दो फीचर्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा। और दो फीचर्स उसमें ये हैं कि एक सिंगल बॉडी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई हो कि आप हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है। जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मिली थी और इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये सबसे अहम है कि पहला पॉइंट ये फॉलो करना चाहिए, दैट मीन्स दैट देयर इज ए सिंगल बॉडी विच इज इंटरेस्टेड टू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है कि ये जो एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑफ कोर्स रिटन, तो एनेक्टेड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिस मस्ट कम इनटू फोर्स इन अ सिंगल गो। इसे एक ही बार में एनफोर्स करना है, ऐसा नहीं कि टुकड़ों में एनफोर्स हो रहा है, एक ही बार में एनफोर्स करना है। जैसे हम लोग बोले तो हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे का हम लोग मनाते हैं 26 अगस्त 1950 को, सॉरी माय मिस्टेक, 26 जनवरी 1950 को। तो ये हम लोग इसीलिए मनाते हैं बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है it was enacted or it came into being, it came into force on this day only. Now, अब अगर हम लोग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो अनरिटन ही इवॉल्व है, यानी ये समय के साथ इवॉल्व हुए हैं। कोई एक सिंगल बॉडी नहीं है जिसने बनाया है, पार्लियामेंट ही बनाता चला गया रूल्स और वो आपके बनते चले गए और कहलाते चले गए। उसी तरीके से जैसे कि हम लोग मैग्ना कार्टा की बात करें, तो इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा है, तो ये मैग्ना कार्टा यूके में 13 सेंचुरी में, टू बी वेरी एग्जैक्ट 1281 में
फोर्स में आया और यहाँ पे रॉयल्टी की कुछ पावर्स को कम कर दिया गया था, जैसे कि फॉरेस्ट को कम कर दिया गया, तो वो अभी तक फोर्स में है। उसके बाद में रिलीजन को भी वहां पे स्टेट का से स्टेटहुड से रिलीज किया गया था, तो मैग्ना कार्टा की ये खासियत थी। अभी भी है वो। स्लेवरी को भी अबॉलिश किया गया वहां से, और 1918 में ह्यूमन राइट्स लॉज पास हुए, तो वो फिर लॉज बने। तो कहने का मतलब ये है कि ओवर द टाइम ये इवॉल्व हुआ है, धीरे 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 समय के साथ इवॉल्व होता चला गया है। तो ये आपका इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, इनेक्टेड एक बार में फोर्स में आया, सिंपल। तो इनेक्टेड में कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एकदम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, पूरा उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, वही है जो है, कोई उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के पास भी इतनी पावर नहीं कि उसे निग्लेक्ट कर दे, ठीक है। ये आपका इनेक्टेड की पावर है। इवॉल्व की अगर हम बात करें, तो इवॉल्व के अंदर पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो चाहे जो लॉ बना सकता है और कोई भी उसको जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं होगी। तो जैसे जुडिशियल स्क्रूटनी का मतलब क्या है, जैसे आज भी कोई भी लॉ इंडिया में पास होता है, तो हमेशा उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसी को जुडिशियल स्क्रूटिनी कहा जाता है। जैसे आर्टिकल 66A की बात कर लें, तो 66A एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक लॉ करार दिया गया हमारे द ग्रेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, और अब उसके अंडर बुकिंग नहीं होती। बुकिंग मतलब वो एक ऐसा लॉ था जिसमें अगर आपने कुछ किसी के बारे में कहा है और उसके लिए वो हर्टफुल है, तो आपको फिर बुक किया जा सकता है फॉर 3 years ऑफ जेल और 50,000 पेनल्टी। अब वो बाय द वे हटाया जा चुका है। तो यही है जुडिशियल स्क्रूटिनी। लेकिन अगर हम इवॉल्व या फिर जैसे पार्लियामेंट सुप्रीमेसी की बात करें, तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया बस वो फाइनल है, जुडिशरी भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। डी लॉल में एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट इन ब्रिटेन कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर कन्वर्टिंग अ मैन टू वुमन एंड वुमेन टू मैन, सिवाय इसके कि आदमी को औरत बना दे, औरत को आदमी बना दे। खैर वो बायोलॉजिकल बात है, और अब तो सर्जरीज भी वगैरह आ गई हैं, चेंज सर्जरीज, सेक्स चेंज सर्जरीज, तो उससे होता है, बट ये पार्लियामेंट नहीं कर सकता। उसके अलावा सारे काम कर सकता है, मींस पार्लियामेंट की इतनी पावर है ब्रिटेन में ना। सबसे अहम सवाल है जो कि बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और माइंड में भी रहता है कि इंडिया किस टाइप की गवर्नमेंट है। यूएस है फेडरल गवर्नमेंट, इंडिया यूनिटरी है या नहीं है, इंडिया फेडरल है या नहीं है, तो इस बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको फेडरल और यूनिटरी के बारे में बताऊं। यूनिटरी जो है उसमें पार्लियामेंट को फुल सुप्रीमेसी है, जैसा कि हम देख के आए थे, वहां पे पार्लियामेंट ही है जो कि सर्वे सर्वा है, सारी की सारी पावर एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकल गवर्निंग बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन पावर्स का डेलीगेशन है, वहां पे पावर्स दी जाती है। दी जाती है का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैंने आपको अपनी बाइक दी, अगर मैंने आपको अपनी बाइक दी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाइक आपकी हो गई, मैं जब चाहूं उसे आपसे ले सकता हूं। यही डेलीगेशन ऑफ पावर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से वो पावर ले सकती है। दिस इज डेलीगेशन ऑफ पावर्स। यूके, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ये फॉलो किया जाता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यूएसए को रेफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि वो सबसे पुरानी फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि 5 क्राइटेरिया अगर सेट हो रहे हैं, 5 क्राइटेरिया अगर फॉलो हो रहे हैं, तो हम उसे फेडरल बोलेंगे। पहला चेक करेंगे डुअल गवर्नमेंट है या नहीं, यानी एक गवर्नमेंट सेंटर में, एक गवर्नमेंट स्टेट्स में, प्रोविंसेस में होनी चाहिए। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, देर इज नॉट डेलीगेशन, देर इज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 3 लिस्ट हैं। लिस्ट कौन कौन सी? कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट ये वो पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास जिसमें सेंटर भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, वो दे दी।
दैट इज गिवन, मतलब आपने किसी को गिफ्ट दिया और आप उससे वापस फिर नहीं ले सकते, दैट्स सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नॉट डेलीगेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स रहती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यहाँ पे रिटन रहेगा, कोडिफाइड रहेगा, तभी तो पता चलेगा कि किसकी पावर्स क्या हैं। नेक्स्ट है रिजिड एंड सुप्रीम। रिजिड और सुप्रीम का मतलब ये हुआ कि इसको अमेंड करने के लिए दोनों की जरूरत पड़े, कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्ट ले इसमें और स्टेट गवर्नमेंट भी पार्ट ले, दोनों का बहुत ही अहम रोल होना चाहिए, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन आपका अमेंड हो सकता है। जुडिशरी मस्ट बी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा लॉ पास हो गया जो कि गैर संवैधानिक है, या फिर हम यूं कहें जो नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ध्यान कौन रखेगा, उसको गार्ड कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन होगा, जुडिशियरी। तो इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया किसको फॉलो करता है। एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। क्या इंडिया में डुअल गवर्नमेंट है? बिल्कुल है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है? बिल्कुल है। जैसा मैंने बताया था, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स तो डेफिनेटली है। क्या हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? हाँ जी, बिल्कुल है। रिजिड एंड सुप्रीम, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब हमने जीएसटी पे बात की थी, या फिर हम यूं कहें जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था, तो जीएसटी में स्टेट 50% स्टेट्स की भी भागीदारी, कहने का मतलब 50% स्टेट्स ने भी उसको वोट किया था। कहने का मतलब जीएसटी लॉज जब आए तो उसमें उन लॉज को एनफोर्स करने में, उन लॉज को फॉर्म करने में सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों का पार्टिसिपेशन रहा था। Judiciary must be independent. Yes, in India we have independent judiciary. That is 100% true. तो ये हम लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ, एकदम सरफेस पे, ऑन द सरफेस, इंडिया इज ए फेडरल गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। बट आइए जरा बात करते हैं सच्चाई क्या है। डुअल गवर्नमेंट, आर्टिकल 356 अगर पास किया जाए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, भले ही मैक्सिमम 3 साल के लिए, बट लगाया जा सकता है। तो इससे आप देखिए, प्रेसिडेंट रूल मतलब अगेन पावर गोज टू द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं। मींस यूनिटरी नेचर वो अब दिखाने लगा, पहला यूनिटरी नेचर वो शो करने लगा। डुअल गवर्नमेंट से वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ सिर्फ एक आर्टिकल 356 इंप्लीमेंट करके हम ये बोल सकते हैं। उसके कुछ ग्राउंड्स हैं जिन पे वो होता है, बट देयर इज ए प्रोविजन। ओके, देयर इज ए प्रोविजन। नाउ अब यहां पे अगर बात किया जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स भी तो वही हुआ, जैसे ही आपका ये लगा, जैसे ही आपका ये प्रेसिडेंट रूल्स लगा, तो उसमें होगा क्या कि जो पार्लियामेंट है वो बनाएगा लॉस। पार्लियामेंट विल फॉर्म द लॉस फॉर द स्टेट। दैट इज द, इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी फॉर एग्जांपल, दैट इज द नेचर जो कि यूनिटरी है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स भी छीन लिया जा रहा है आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगा के, और उसमें फिर शेड्यूल 7 में सारी चीजें मेंशन्ड है, हालांकि यूनिटरी, सॉरी, कॉन्करेंट लिस्ट, आपका स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट। तो ये इन सारी चीजों से शिफ्टिंग आपकी पूरी की पूरी यूनिटरी की तरफ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब इंडिया आजाद हुआ था तो प्रिंसली स्टेट्स का कोई इसमें मत नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, मतलब कहने का मतलब ये है स्टेट्स ने फॉर्म नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस की बात करूं तो 13 इंडिपेंडेंट कॉलोनीज हुई थी ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश कॉलोनीज थी 13 ब्रिटिश कॉलोनीज फ्री हुई, और उन्होंने फिलाडेल्फिया में मीटिंग की, और मीटिंग करके कहा कि चलो एक यूनियन बनाते हैं, और उसे ही को कहा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यही वो यूनियन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो फेडरल गवर्नमेंट का एकदम आधार स्तंभ बना। और फेडरल गवर्नमेंट किसी को भी देखा जाए तो यहीं से शुरुआत होती है। तो कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उस समय के स्टेट्स, प्रोविंसेस, या हम यूं कहें इंडिपेंडेंट कॉलोनीज का भागीदारी थी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ एक बॉडी थी जिसने
हालांकि रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूड करने की कोशिश की, बट इन्वॉल्वमेंट नहीं था स्टेट्स का, देन स्टेट्स का, राइट। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिजिड एंड सुप्रीम, तो रिजिड एंड सुप्रीम की अगर हम लोग बात करें तो रिजिड एंड सुप्रीम का मतलब ये हुआ कि आपका चेंजेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर मैं बोलूं कि 90% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंड किया जा सकता है बिना स्टेट्स के इन्वॉल्वमेंट के। 90% कैन बी अमेंडेड, राइट। नेक्स्ट, जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। हाँ, इट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज ट्रू, राइट। बट देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी जो कि अपॉइंट या डिसमिस कर सकती है ना, अपॉइंट या डिसमिस कर सकती है सेंट्रल अथॉरिटी। तो अब आप समझ रहे हैं, सरफेस पे दिखता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज फेडरल सिस्टम, बट रियलिटी इज डिफरेंट। तो इंडिया का एकदम यूनिक नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम इंडियंस की ही तरह, इट्स इंटायरली यूनिक कॉन्सेप्ट, है ना। ये क्वाजी फेडरल है, या हम यूं कहें यूनिटरी एंड फेडरल है। हम यूं कहें कि यूनिटरी है नेचर में, फेडरल आपके फ्लेवर के साथ में, राइट, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में, ओके। लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है कि फेडरल है यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में, यूनिटरी फ्लेवर के साथ में। सो इसका एक अपना ही नेचर है, या हम यूं कहें कि ये एक सेल्फ परपेचुएटिंग इंस्टीट्यूशन है, सुई जेनेरी, सेल्फ परपेचुएटिंग मींस जैसे ही नेशनल इमरजेंसी का सिनेरियो आया, तुरंत ये फेडरल से यूनिटरी में बदल जाएगा, तो ये अपना कलर चेंज कर लेगा, इट टर्न्स फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी। ये इसकी यूनिकनेस है, दैट इज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग डिफाइन कर सकते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, आई होप आपको समझ में आया। सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।